नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पेक्ट्रम की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 12 हम ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इन क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, होम रूल लीग मूवमेंट वॉज द इंडियन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो होम रूल लीग आंदोलन है वो प्रथम विश्व युद्ध का इंडियन रिस्पॉन्स है, भारतीयों की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड होम रूल एजिटेशन। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इस होम रूल आंदोलन को सपोर्ट किया। और तीसरा, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 1917 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। 1917 के रूसी विद्रोह ने, रूसी क्रांति ने होम रूल लीग को डिक्लाइन किया, यानी कि उसके पतन की तरफ बढ़ाया। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के पॉइंट पर और समझिए। जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो इंडियन रिस्पॉन्स है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यह बात सही है। होम रूल लीग जो ऑर्गेनाइज किया गया था, बेसिकली ये होम रूल लीग जो पूरा मूवमेंट है ये आयरिश होम रूल लीग के लाइन पर, ऑन द लाइन ऑफ आयरिश होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। और इसने जो है एक तरीके से जो स्वायत्तता की डिमांड थी उसको फोकस किया था। ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों के होम रूल लीग के मूवमेंट थे अलग अलग, और ये इसके बड़े नेता माने जाते हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय, इन लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया था। ये सारे लीडर्स थे जो इसके सपोर्ट में थे। ठीक है। और ये बेसिकली ये होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, और बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको आसान भाषा में यूं कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस की मांग करते हैं, यानी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। ठीक है। तो ये था होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है। और जो रशियन रेवोल्यूशन है 1917 का, उसने होम रूल लीग के डिक्लाइन के लिए एक फैक्टर के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि इसने एडवांटेजेस पोजीशन दी, यानी कि इसको देख करके लोग और प्रेरित हुए। ठीक है ना। तो इट एडेड एडवांटेजेस टू द होम रूल लीग मूवमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो इसमें आप सी लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, द लखनऊ सेशन 1916 was special in many respects. Consider the following statements regarding this session. 1916 के लखनऊ सत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आपको उसके बारे में विचार करना है। नंबर 1, पहला पॉइंट, कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। नंबर 2, इट मार्क्ड द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य एक समझौता हुआ और एक संगठन दोबारा से बना। और एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन। देखिए, लखनऊ सेशन जो 1916 का हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे वो एसी मजूमदार थे। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार थे, ना कि एनी बेसेंट थी। ठीक है। इस सेशन में रीयूनियन हुआ था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का, जो कांग्रेस के ही पार्ट थे। और इसी सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। लखनऊ पैक्ट के साथ बेसिकली ये था कि कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, वो एक्सेप्ट कर ली थी।
ठीक है, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इंडियन ऑटोनॉमी वाले डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे की मेजर डिमांड्स को एक्सेप्ट करके एक लखनऊ पैक्ट साइन किया था। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन माना जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन लखनऊ सेशन कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम लीग्स डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। दूसरा, इन कराची सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। तो जो लखनऊ सेशन हुआ था उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही कि कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो मुस्लिम लीग का डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से पहला पॉइंट तो सही है। जो कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन 1931 में हुआ था आपका। इस कराची सेशन में दो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किए गए थे। ठीक है। एक था रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है। तो कराची सेशन में ही हमारे लिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस दी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों घटनाएं, फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन भी कराची सेशन में ही पास हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप इसमें सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916 डिड नॉट एम्फेसाइज। जो 1916 का होम रूल आंदोलन था उसने निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं दिया। ठीक है। पहला, रिवाइवल ऑफ स्वदेशी। देखिए होम रूल मूवमेंट है तो रिवाइवल ऑफ स्वदेशी पर ध्यान देगा। ठीक है। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडिया। ये तो मैंने आपको अभी बताया ही कि जो होम रूल मूवमेंट है वो बेसिकली सेल्फ गवर्नेंस के लिए ही है। तो ये तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो पहला तो सही हो ही गया, स्वदेशी भी एक्सेप्ट करेंगे, सेल्फ गवर्नेंस भी मांगेंगे। तीसरा, कंप्लीट इरोजन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर इंडिया। नहीं, देखिए हम सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल तो मांग रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी उसको खत्म करने की मांग नहीं कर रहे। हमारा जो मॉडल है, मतलब जो होम रूल लीग का मॉडल है, उसमें ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंदर हम अपना सेल्फ रूल मांग रहे हैं। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य बना रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इंडिया रहेगा, लेकिन इंडिया अपने मामलों में अपना शासन करेगा। ठीक है। इंडियन शासन करेंगे, उसमें रोल ऑफ इंडियंस ज्यादा होगा। तो ऐसा डिमांड था। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो गलत है। चौथा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है। जो होम रूल मूवमेंट है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करता है। तो पहला और दूसरा सही है, तो आप इसमें ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में है। ठीक है। 1919 वाले रिफॉर्म्स को हम क्या कह रहे हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो पहला पॉइंट, द गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंसेस। जो प्रांत थे वहां पर रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व्ड आइटम पर गवर्नर जनरल का फुल कंट्रोल रहा। ठीक है। देखिए दो तरीके के विषय डिसाइड किए गए थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट होता था वो गवर्नर जनरल के पास होता था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होता था वो अकाउंटेबल मिनिस्टर के पास होता था। ठीक है। तो जो भी रिजर्व सब्जेक्ट है, जो बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उन सबको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया और वो गवर्नर जनरल के पास कर दिया गया, यानी कि उस पर सारे डिसीजन गवर्नर जनरल लेगा। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें विधायिका में जो मंत्री जी हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन उस पर वीटो लगाने का पावर गवर्नर जनरल के पास रहेगा। तो पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, द गवर्नर जनरल कुड सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर जनरल है वो क्या बोलेंगे, जो गवर्नर जनरल है वो सर्टिफाई करेंगे, यानी कि उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे बिल्स जो सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधायिका वो पास नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है। रिजेक्ट करती है। ठीक है। ओके। अब देखिए जो भी बिल्स रिजेक्ट होंगे, ठीक है ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर रिजेक्ट करेगा या
अगर मान लीजिए कोई ग्रांट सरकार ने अप्रूव करी है और उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कट कर दिया है, तो इसको भी जो गवर्नर जनरल है वो रीस्टोर कर सकता है। यानी कि जो धन आवंटित हुआ उसमें अगर कटौती की गई है विधायिका के द्वारा तो उसको भी वापस कर सकता है, और साथ ही साथ अगर केंद्रीय विधायिका ने कोई बिल रिजेक्ट कर दिया है तो वो उसको भी पास कर सकता है। तो ये पावर उसको दी गई थी और ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है तब आप डी लगा दीजिए, करेक्ट पूछता तो सी लगाते, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। लखनऊ पैक्ट refers to an agreement between Indian National Congress and the Muslim League। ठीक है, ये तो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पता चल गया कि लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नंबर 2, जिन्ना मेंबर ऑफ कांग्रेस एज वेल एज लीग was the mastermind and architect of this pact। ठीक है, जिन्ना कांग्रेस के लीडर, मुस्लिम लीग के लीडर जो थे वो इस लीग के पीछे का पूरा विचार इन्हीं का था। तो ये दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो आप इसमें डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू इंडियंस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ 1917। मॉन्टेग्यू का जो 1917 का घोषणा था उसके अगेंस्ट इंडियंस के ऑब्जेक्शंस क्या थे। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की है उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि इसको कब तक लागू करेंगे। दूसरा, द गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एडवांस टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कि उत्तरदायी सरकार के गठन को कब किया जाएगा और किस तरह की उत्तरदायी सरकार होगी इसका निर्णय भी सरकार को करना था। ठीक है, तो पहली बात जो इन्होंने 1917 में घोषणा की कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इंडिया को, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब देंगे। दूसरी चीज, वो कैसी होगी, कैसे काम करेगी, क्या उसका कॉम्पोजिशन होगा, कैसा उसका नेचर होगा, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब भी वो लागू करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे। ये दोनों ही बेसिक ऑब्जेक्शंस थे जो इंडियंस थे उनके। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, तो आप इसमें सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पॉजिटिव गेन्स ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग के सकारात्मक लाभ क्या थे, इस पर बात करनी है। तो पहला, द मूवमेंट शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम द एजुकेटेड एलीट टू द मासेस। ठीक है, इस आंदोलन की वजह से जो आंदोलन था उसका जो मुख्य केंद्र है वो शिक्षित वर्ग से हट करके आम जनता तक पहुंच गया। दूसरा, इट प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन स्टाइल। ठीक है, इस होम रूल आंदोलन ने गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए लोगों को पहले से तैयार किया। तीसरा, द मूवमेंट हाउएवर रिमेन्ड सेंट्रल टू द अर्बन पॉकेट्स ओनली एंड नॉट एबल टू अफेक्ट टाउन्स एंड कंट्री साइड्स। ठीक है, यह आंदोलन जो शहरी क्षेत्र थे वहीं तक केंद्रित रहा, छोटे कस्बों में, गांवों के आसपास ये नहीं पहुंचा। ठीक है, तो होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। होम रूल लीग जो मूवमेंट है उसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ये सब लीडर्स थे। ठीक है, और इस आंदोलन ने सबसे बड़ी बात ये करी कि जो आंदोलन का नेचर है और आंदोलन की विस्तार है उसको एजुकेटेड एलीट से बढ़ाकर मासेस तक लेके गया और बेसिक जो आम जनता है वहां तक उन्होंने पहुंचाया। ठीक है, इसके साथ साथ जो कंट्री में है वो व्यापक तौर पर एक दूसरे को कनेक्ट किया और समझाया कि रूल और सेल्फ रूल की जरूरत क्यों है हमें। ठीक है, हालांकि इनका तरीका गांधीयन स्टाइल का ही था। ठीक है, और इन्होंने मासेस को गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए तैयार भी किया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने सेल्फ रूल की बात की थी अगस्त 1917 का, उसने क्या किया, उसने होम रूल मूवमेंट पर असर डाला, क्योंकि उनकी डिमांड को एक तौर पर मोटे तौर पर देखा गया
कि ये मान ली गई है। ठीक है, और ये तीसरी और लास्ट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये केवल और केवल अर्बन पॉकेट्स तक केंद्रित नहीं था, ये छोटे शहरों कस्बों तक भी फैला। तो आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू, तो 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है, तो आप इसमें ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस बिटवीन तिलक्स होम रूल लीग एंड एनी बेसेंट लीग। यानी तिलक वाले होम रूल लीग में और एनी बेसेंट के होम रूल लीग में क्या डिफरेंस था। पहला, बेसेंट्स होम रूल लीग वर रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, while तिलक्स लीग was covered रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब महाराष्ट्र, बेरार को छोड़कर, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, ये जो एरिया था ये तिलक का था। ठीक है ना, इस पूरी एरिया में तिलक वाला होम रूल काम कर रहा था, ना कि एनी बेसेंट वाला। ठीक है, यहां पर तिलक वाली लीग काम कर रही थी, और रेस्ट ऑफ इंडिया में जो है एनी बेसेंट की काम कर रही थी। ठीक है ना, ये जो तिलक वाला होम रूल मूवमेंट है, इसमें 6 ब्रांचेस थी, और ये स्वराज्य की मांग कर रहे थे, और इसके साथ साथ स्वराज्य की मांग के साथ साथ ये लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, और वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे। तो ये स्वराज के साथ साथ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए और एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए भी मांग कर रहे थे। जो एनी बेसेंट का बेसिकली आंदोलन है होम रूल लीग वाला, वो मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया में रहा। ठीक है, इसकी करीब 200 ब्रांचेस थी। ठीक है, और जो जॉर्ज अरुंडेल का नाम आपने सुना होगा, वो इसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बेसेंट्स लीग अपार्ट फ्रॉम स्वराज्य आल्सो इंक्लूडेड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर। ठीक है, तो ये वाली जो डिमांड थी, वो डिमांड एनी बेसेंट वाले लीग की नहीं थी, तिलक वाले लीग की थी। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया। ठीक है, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नाइदर 1 नॉट 2, तो डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भारतीय जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस पर जो भारत के राष्ट्रवादी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। नंबर 1, द मॉडरेट्स अपोज द ब्रिटिश इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री। जो नरमपंथी हैं वो अंग्रेजों के वॉर में शामिल होने का विरोध करते हैं और इसको राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड द वॉर एफर्ट्स इन द मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटेन वुड रिपे इंडियाज लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ये मानते हैं, जिसमें तिलक भी शामिल है, कि भारत जब ब्रिटेन की मदद करेगा तो ब्रिटेन भारत की लॉयल्टी के बदले उसको सेल्फ गवर्नमेंट दे देगा। और तीसरा, द रिवोल्यूशनरी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। वहीं जो उग्रवादी हैं उनका यह मानना था कि अभी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का सही समय है, इससे हम अपने देश को आजाद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब इसके बारे में समझिएगा। पहली बात यह है कि जो मॉडरेट्स हैं, ठीक है ना, मॉडरेट्स ने हमेशा क्या किया है, ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है कि वो अपोज करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ वॉर में जाने से, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। वो हमेशा ब्रिटिश साइड में ही रहे। ठीक है, ब्रिटिश किंग या क्वीन का अगेंस्ट वो नहीं जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो उग्रवादी थे, जो गर्मपंथी थे, जिसमें तिलक भी शामिल थे, तिलक को भी छोड़ दिया गया था, उन लोगों ने जरूर इसका समर्थन किया था ब्रिटेन के शामिल होने का। और उनको ये भ्रम था कि जब अंग्रेज जीतेंगे तो वो क्या करेंगे, भारतीयों को
उनकी जो ना लॉयल्टी है अंग्रेज शासन के प्रति, उसका इनाम देंगे और वो इनाम होगा सेल्फ गवर्नमेंट। ये बात सही है। तीसरा, रिवॉल्यूशनरीज ने यह माना कि अब जो है सही समय है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया जाए और अपनी देश को आजाद करा लिया जाए। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है, तो आप इसमें सी लगाइए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 13 यानी कि एमर्जेंस ऑफ गांधी, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एमर्जेंस ऑफ गांधी, उसको करेंगे। आप लोग उसे तैयार कर लीजिएगा, शाम तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। होप आप लोगों को हिस्ट्री अच्छी लग रही होगी और अच्छे से आपकी तैयार हो रही होगी। 1 चैप्टर अ डे इज नॉट अ हार्ड टास्क, इट इज अ इजी टास्क। आप आसानी से कर सकते हो 1 चैप्टर पर डे। अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।